इसके पहले आज दोपहर को ही खबर आई कि किसी ने शाहरुख खान को धमकी दी है। धमकी देने वाले का फोन रायपुर ट्रेस कर लिया गया। बांद्रा पुलिस चुस्ती दिखाते हुए रायपुर पहुंच गई। वहां फैजान नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया। हालांकि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। धमकी उसी के फोन से दी गई थी, लेकिन ये फोन चोरी हो चुका था, जिसकी उसने शिकायत दर्ज कराई थी। फैजान पेशे से डॉक्टर और वकील दोनों हैं। और हम सीधे रुख करेंगे, हमारे दो संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस दामा जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से। सबसे पहले तो हम जुल्फिकार का ही रुख करेंगे क्योंकि जांच वहां तक पहुंची। जुल्फिकार, जिस शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया उससे क्या मालूमात हासिल हो पाई? उनसे हम बात करते हैं। सर, मुंबई पुलिस आई थी, मुंबई पुलिस ने क्या पूछताछ की आपसे और क्या कहा? देखिए, उन्होंने मेरे घर पे आए थे सुबह। दो पुलिस ने मुझे थाने बुलाया था, पंडित थाने में। मैं खुद गया थाने में और मैंने कहा कि सर मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। उसकी कंप्लेंट भी दी हुई है मैंने। तो वही कह रहे थे कि आपके नंबर से कॉल किया शाहरुख खान को कि 50 लाख की फिरौती मांगी गई है और नहीं तो जान से मारेंगे, धमकी जान से मार देंगे। मैंने कहा सर मेरा फ़ोन तो गुम गया, आप इन्वेस्टिगेट करिए किसने किया है कॉल। तो किस मतलब फ़ोन कब गया था आपके मोबाइल से? चोरी कब हुआ था? चोरी 2 तारीख को हुआ है। अब कॉल 5 तारीख को हुआ है। तो मुंबई पुलिस ने क्या बताया कि क्या बोला गया कि कितनी फिरौती मांगी गई? 50 लाख की फिरौती मांगी गई। तो ये फ़ोन कहाँ, थाने में गया था कि? थाने में गया था, बांद्रा पुलिस अच्छा, स्टेशन तो में क्या गया। आपके मोबाइल से किसी और को भी कॉल किया गया? नहीं, उसका उन्होंने मुझे बताया नहीं, लेकिन हाँ उसका तो नहीं। नोटिस क्या दिया आपको? नोटिस दिया मुझे, मुंबई बुलाया 14 तारीख को। 14 तारीख को तो मुंबई जाएंगे? जी, अच्छा, देखिए लगातार अभी ट्रेंड चल रहा है धमकी देने का। पहले सलमान खान को दी जाती है, फिर शाहरुख खान, आपके मोबाइल से दिया गया, अभी पप्पू यादव को भी। तो ये क्या, आपको क्या लगता है? अभी तो ट्रेंड चल ही रहा है सब। और ये लोग जो कॉल करते हैं अपने नंबर से तो कॉल करते नहीं। जुल्फिकार, अच्छा, पेशे से वकील है। जुल्फिकार, इनसे एक सवाल और पूछ लीजिए कि इन्होंने मोबाइल गुम होने की कंप्लेंट लिखवाई थी, लेकिन क्या नंबर डिसकंटिन्यू करने के लिए भी कोई पहल इन्होंने की थी? अच्छा, आपने जो शिकायत दर्ज कराई थी कि आपका मोबाइल गुम गया है, तो उस नंबर को डिसकंटिन्यू करने के लिए भी आपने बोला था क्या? हाँ, मैंने पुलिस वालों को बोला था कि सर एक्चुअली क्या मेरा उस पर व्हाट्सएप दूसरे मोबाइल इस पे चालू था दूसरा मोबाइल में हाँ, व्हाट्सएप और सिम कार्ड जो है वो दूसरे पे चला, जो चोरी हो गया जो। अच्छा, तो व्हाट्सएप आप चला रहे थे? व्हाट्सएप चला रहा था और मतलब सिम का आपने बंद करने के लिए दिया था, लेकिन बंद नहीं हुआ। ये फैजान है हमारे साथ। इनका ये कहना है कि उन्होंने 2 तारीख को कंप्लेन दी थी कि उनका मोबाइल गुम गया है और जो व्हाट्सअप है वो दूसरे मोबाइल में चलाते थे और उस नंबर को डिसकंटिन्यू करने के लिए भी उन्होंने दिया था। लेकिन 5 तारीख को उनके ही नंबर से, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो छोटा मोबाइल था, उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, उसका व्हाट्सअप दूसरे मोबाइल में यूज़ करते थे। लेकिन खमतराई थाने में उन्होंने 2 नवंबर को शिकायत दर्ज करा दी थी कि उनका मोबाइल गुम हो गया है। और यही वजह है कि पूछताछ के बाद 2 घंटे ये पूछताछ चली पंडरी थाने में और उसके बाद मुंबई पुलिस ने एक नोटिस दिया है और 14 तारीख को, मतलब 14 नवंबर को उनको मुंबई बुलाया है और उस मामले की आगे पूछताछ इनसे और भी मुंबई पुलिस आने वाले वक्त में करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता जुल्फिकार रायपुर से हमारे साथ जुड़े। उस शख्स के साथ वो बातचीत कर रहे थे जिसके मोबाइल के जरिए कॉल की गई। हालांकि उस शख्स का कहना यह है, फैजान नाम के शख्स का कहना यह है कि मोबाइल चोरी हो गया था, जिसकी कंप्लेंट बाकायदा थाने में दर्ज करवाई गई थी। हम सीधे रुख करेंगे पारस दामा का इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। आप पारस, ये बताएं कि पुलिस की जांच में अब तक क्या निकलकर सामने आया? जी अनंत, इस पूरे मामले में 5 तारीख को ये कॉल बांद्रा पुलिस स्टेशन में आया था। वहाँ पर एक कांस्टेबल थे, उन्होंने फ़ोन उठाया था और उसी कॉल पे ये अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी थी कि वो शाहरुख खान को मार देगा अगर 50 लाख रुपए जो हैं उसको नहीं मिले। उसके बाद तुरंत ही एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद वो अज्ञात नंबर को ट्रैक करने का सिलसिला शुरू हुआ। उस अज्ञात नंबर को ट्रैक किया जाता है और लोकेशन जो है वो रायपुर की मिलती है। यहाँ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन से एक टीम को तैयार किया जाता है और वो रायपुर पहुंचती हैं, जहां पर आज फैजान नामक एक व्यक्ति के नाम पे जो ये नंबर रजिस्टर्ड था उसको डिटेन किया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में वो बताता है कि उसका जो फ़ोन है वो चोरी हो गया था, जिसके बाद उसने 3 तारीख को इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट भी लिखाई थी और कहा था उस रिपोर्ट में कि उसका फ़ोन जो है वो चोरी हो गया था। ऐसे में मुंबई पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो सलमान खान के नाम पे काफ़ी
ज़्यादा थ्रेट कॉल्स आ चुके हैं, धमकी भरे कॉल्स आ चुके हैं और इस बार शाहरुख खान को कॉल आया है और वो भी बांद्रा पुलिस स्टेशन में आया है। तो ये बड़ा एक चिंता का विषय जो है वो मुंबई पुलिस के लिए बना हुआ है। उसके आधार पर जो है रायपुर जो गई है टीम, वो लगातार कोशिश कर रही है कि जो फ़ोन जिसने चुराया है उसको किसी तरीके से ट्रैक किया जाए और इस पूरे मामले में जो है आगे की कार्रवाई की जाए। आनंद जी, आप बता रहे हैं पारस कि पुलिस उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करते हुए पुलिस रायपुर भी पहुंची। इस कॉल के बाद क्या वो फ़ोन अभी भी काम कर रहा है या फिर फ़ोन करने वाले ने उस फ़ोन को बंद कर दिया है? अनंत, ये जांच का विषय है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा शैतानी भरा कॉल होता है उसके बाद जो व्यक्ति होता है वो फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है, मगर इस पूरे मामले में अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि फ़ोन बंद हो गया है या फ़ोन की लोकेशन क्या है। मगर लास्ट लोकेशन जो थी, जब फ़ोन आया था उसके बाद जो ट्रेस किया गया था तो उसको रायपुर लोकेशन सामने आई थी और इसी पूरे संदर्भ में रायपुर में एक टीम मुंबई पुलिस की पहुँची है और वहीं पर ये पूरी जाँच चल रही है। ये जाँच का विषय है और जल्द ही इसके बारे में खुलासा होगा। शुक्रिया पारस आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा आज हुआ। विधायकों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। अनुच्छेद 370 वापसी के प्रस्ताव पर हंगामा, पक्ष विपक्ष के विधायकों में भिड़ंत हुई। विधानसभा में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाए। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक दिन पहले भी हंगामा हुआ था। तमाम विवाद के बाद सदन स्थगित कर दिया गया था। गुरुवार सुबह सेशन फिर से शुरू हुआ। इंजीनियर राशिद के भाई विधायक खुर्शीद अहमद शेख अनुच्छेद 370 पर एक बैनर लेकर पहुंचे। इस दौरान विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई और फिर नौबत धक्का मुक्की की आ गई। देखो, वो हटाने का तो वो हिंदुस्तान के आइन में था, वो किसी और मुल्क के आइन में नहीं था। हम अपना हक मांगते हैं और तब तक मांगेंगे जब तक हम जिंदा हैं। वो जो अपनी बात रखना चाहते हैं रखें। स्पीकर साहब ने बार बार कहा आपको अधिकार है, हक दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा बात करने का। और हाउस डिबेट के लिए होता है, डिस्कशन के लिए होता है, हंगामा आराई के लिए नहीं होता है। देखिए, रेजोल्यूशन पास हुआ, चाहिए ये था हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए कि वो शुक्रिया की तहरीक पर बहस में शामिल हो जाए और अपनी बात रखे। उनके पास मौका था। वो शुक्रिया की तहरीक पर जब बोलते हैं तो उसमें सारा इहाता हो सकता है, हर एक बात पर कैसे जाती है, लेकिन वो ये कैमोफ्लेज बना रहे हैं। इनके वर्कर्स को तो नहीं लिया, शायद इनको परेशानी नहीं होगी। डोंट दे डिजर्व अ कंडेमनेशन? वो डिजर्व नहीं करते हैं कंडेमनेशन। तो इसलिए ये फिक्स मैच लग रहा है। इफ दे डोंट साइन ऑन अ रेजोल्यूशन, इफ दे डोंट ब्रिंग अ रेजोल्यूशन, देन इट इज अ ब्लडी फिक्स्ड मैच। बिल्कुल, आपने खुद देखा होगा कि जो हमने बैनर शो किया था, भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। लेकिन ऐसे हमले अगर वो 1000 हमले भी करेंगे, हम लोगों ने जिस चीज़ के लिए हमें असेंबली भेजा है, हम वो बातें करेंगे। चाहे वो सियासी बातें हों या डेवलपमेंटल तामीर तरक्की की बातें हों, हम बात करेंगे। और बीजेपी नेता रविंद्र रैना क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि अनुच्छेद 370 की वापसी कभी नहीं होगी। मुझे लगता है कि आंतरिक सुरक्षा के विषयों पर अगर भारत की सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पर वो बल देते तो वो एक सकारात्मक राजनीति का प्रमाण होता। इस प्रकार के रेजोल्यूशन को पारित कर वो भारत के संविधान, भारत की संसद, भारत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक अपना स्टैंड लेकर जम्मू कश्मीर के आवाम को, जो शांति प्रिय है, जो विकास पसंद है, उनको क्या संदेश देना चाहती है। मैं पुनः कहती हूं कि इंडिया अलायंस के नेता आवाम के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए स्पेशल स्टेटस चाहते हैं।
और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने कौन सी गारंटी जनता को दी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी पहले ही अपनी चुनावी गारंटी जारी कर चुकी है, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज अलग से अपनी पार्टी की तरफ से लोगों के लिए चुनावी गारंटी का ऐलान किया, जिसमें हर जिले में शिवाजी महाराज के भव्य मंदिर होंगे, किसानों के नुकसान की भरपाई की बात कही गई है, महिला थाने और 25 लाख का फ्री मेडिक्लेम का वादा भी इन चुनावी गारंटियों में किया गया है। इसके अलावा और क्या खास बातें हैं ये भी आपको बता दें। गेहूं, चावल, शक्कर, दाल और तेल की कीमतें स्थिर रखी जाएंगी। हर थाने के साथ 24 घंटे महिला पुलिस थाना काम करेगा। आंगनवाड़ी, आशा दीदी की वेतन में बढ़ोतरी होगी। हर परिवार को 25 लाख का बीमा मिलेगा। बिना भेदभाव के हर किसी को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी। वंचित समूह के हित के लिए जाति जनगणना पर जोर दिया गया। जो लोग हमारे गांव-गांव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, उनको आसानी से पता चले कि अरे हमने क्या वचन दिया है। तो एक जैसे मैंने मेरी जेब में रखा है, वैसा ही एक वचननामा हमने दिया है, जिसके पीछे हमने QR कोड दिया है। वो अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको पूरा जो हमारा वचननामा है आप उसमें पढ़ सकते हैं। इसमें जो जानकारी हमने दिए हैं, ये तो बात सही है कि बहुत सारी चीज़ें महाविकास आघाड़ी का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो आई है वही हमने दी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अलग बातें जिसके ऊपर हमें ऐसे लगा कि ध्यान देने की आवश्यकता है, वो भी हमने इसमें डाली है। वो बीजेपी के लिए जरूर कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की नैया अब डूबने जा रही है। तो वो बीजेपी के लोगों को कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, नहीं तो पूरा साफ है। तो बीजेपी अब साफ होने जा रही है। बीजेपी अब साफ होने जा रही है और इसीलिए वो बीजेपी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक है तो सेफ है, तो वो बीजेपी सेफ है, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद तो साफ होने वाली है। और इसलिए हमने कहा कि उनका हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है। हमारा हिंदुत्व दिल में राम और हाथ में काम, हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। उनको तो हाथ में वो पत्थर दे रहे। और अब बात करेंगे खेलों की। क्या 2036 का ओलंपिक हम अहमदाबाद में देखने जा रहे हैं? भारत ने इस साल के ओलंपिक के लिए अपनी दावेदारी की है। भारत ने 2 दिनों पहले IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद को औपचारिक तौर पर खत लिखकर 2036 में भारत में ओलंपिक और पैरालंपिक्स के आयोजन की इच्छा जताई है और IOC ने इसका स्वागत भी किया है। हालांकि भारत के अलावा टर्की, सऊदी अरब, कतर, चिली और इंडोनेशिया जैसे देश भी दावेदार हैं, लेकिन माना जा रहा है कि भारत का दावा खासा मजबूत है। भारत इसके पहले कई बड़े खेल आयोजन कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी इस दावेदारी में निजी दिलचस्पी ले रहे हैं और कई आयोजनों में वो ये कह चुके हैं कि 2036 का ओलंपिक भारत में होना चाहिए। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और अपने वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बड़े ग्लोबल इवेंट्स के लिए भारत तैयार है। ये दुनिया ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी देखा है। देश भर के 60 से अधिक शहरों में हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। ये लॉजिस्टिक्स से लेकर हर प्रकार की हमारी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी का प्रमाण है। इसलिए आज मैं आप सबके सामने 140 करोड़ भारतवासियों की भावना जरूर रखना चाहूंगा। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। तो पीएम मोदी का ये विजन है कि 2036 में ओलंपिक भारत में हो। इसकी दावेदारी भारत ने पेश कर दी है।
इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शगुन चौधरी एशियाई खेल पदक विजेता हमारे साथ हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह देव उपाध्यक्ष एसजी स्पोर्ट्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं विमल का ही रुख करना चाहूँगा क्योंकि खबर की डिटेल दर्शक सबसे पहले जानना चाहते हैं। विमल, सबसे पहले तो यही समझाइए हमारे दर्शकों को कि ये पूरा प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, इसका पैमाना क्या होता है और कब तक इसकी घोषणा हो जाती है? देखिए, पिछले साल हमने एक तरह से इंटेंट शो किया था आईओसी में, डायरेक्टली नहीं लेकिन औपचारिक तौर पे जो है अब किया है जाके। और आईओसी की जो एफएचसी है, फ्यूचर होस्टिंग कमीशन, उसको खत लिखा और आईओसी ने आज कंफर्म किया कई सारे न्यूज़पेपर्स को कि हमें मिला है और हम इसका वेलकम, इसको स्वागत करते हैं। इसके बाद जो बहुत सारी, मतलब ये अभी इससे लेके 12 साल है, लेकिन 4-5 साल कम से कम इसको लगते हैं, 2-3 साल में भी हो सकता है। लेकिन कई सारी चैलेंजेस हैं, जैसे सारी जो कंट्रीज़ हैं वो अपने सिटीज़ की दावेदारी पेश करेगी, वो बताएंगी कि उनको कितना कैपेबल हैं और क्यों उनको मिलना चाहिए। अब जैसे इंडिया के लिए क्या फेवर में है कि पहले जैसे टोक्यो में हुआ था तो पिछले साल यूरोप में हुआ है, तो इस बार अब यूरोप को नहीं मिलेगा। इंडिया उस हिसाब से एक दावेदारी वहाँ पे होती है। इंडिया ने जो अब तक खेलों का आयोजन किया, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया था, तो उन गेम्स का आयोजन हम कई पेरिस में, जैसे ओलंपिक्स जो लोग गए थे कवर करने, जैसे दिग्विजय भी गए थे कवर करने, सब लोग मानेंगे कि हम पेरिस से कहीं बेहतर है। अगर आयोजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के लिए जो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम थी, थोड़ी बैड रिपोर्टिंग थी, थोड़ा करप्शन के इश्यूज थे, लेकिन जो खेलों का आयोजन हुआ था वो टॉप लेवल का आयोजन हुआ। आप कई सारे दुनिया में हमने जहां भी खेलों का आयोजन देखा है, भारत कहीं बेहतर साबित हुआ। अगर ग्लासगो की बात करें, ग्लासगो कॉमनवेल्थ के गेम्स के विलेज जैसे थे जहां यूसेन बोल्ट रुके नहीं। आप पेरिस की बात करें, पेरिस ओलंपिक्स में सुहास एलवाई जो बैडमिंटन में उन्होंने सिल्वर जीता, तो वो जब जीतने गए, मेडल लेने गए, तो 20 मिनट तक लाइट ऑफ हो गई। तो इस तरह की मुश्किलें हमने जब भी आयोजन किया है, खासकर कॉमनवेल्थ गेम्स का भी, तो हमारे आयोजन में मुश्किलें नहीं आई हैं। चैलेंजेस होंगे लेकिन, और बहुत आसान नहीं होता है, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, कितना पैसा खर्च होगा, लेकिन ये गेम्स सबको मिल सकते हैं। ये एक मुमकिन बात कही जा सकती है आज के डेट में, चैलेंजेस को टैकल करना। बिल्कुल, जैसा विमल आपने बताया कि बड़े खेलों के आयोजन का मजबूत इतिहास हमारे पास है दिखाने के लिए, जो हमारी दावेदारी को मजबूत बनाता है। मैं सीधे यहाँ पर शगुन से ही पहला सवाल अब यहाँ पर लेना चाहूँगा मेहमानों में। शगुन, आप खुद एक खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी के तौर पर जब आपको पता चलता है कि भारत दावेदारी कर रहा है ओलंपिक्स के आयोजन की, तो कितनी खुशी आपको मिलती है और एक खिलाड़ी के तौर पर आप इसको कितना ज़रूरी मानती हैं? ये बहुत ही खुशी की बात है कि इंडिया ने बिड किया है ओलंपिक्स के लिए, और इस स्टेप से खिलाड़ियों को बहुत ही सहायता मिलती है इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रेनिंग, एंड जो प्रोसेसेस खिलाड़ियों को तैयार करने में लग जाते हैं, वो इट बेसिकली शोज कि भारत इंडिया इज ऑन द राइट पाथ ऑफ बिकमिंग अ स्पोर्टिंग नेशन। जी, मैं दिग्विजय सिंह देव का यहाँ पर रुख करूँगा। आप खुद एक स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, उसकी जो ज़रूरतें होती हैं उसकी मेकिंग से आप जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल आपसे ये कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, खिलाड़ियों को बूस्टर मिलेगा, लेकिन इससे जुड़ी जो इंडस्ट्री है, इससे जुड़ा जो ढांचा है, वो कितना मजबूत होता है ऐसे आयोजनों से? देखिए, एक जो ओलंपिक गेम्स होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन सिटी। एक जो कंट्री की बात होती है उसमें बहुत सारे, जैसे विमल ने बहुत कुछ डिटेल किया, नेशनल प्राइड की बात होती है। और आप ओलंपिक्स की बजट देखें, कभी भी कोई भी गेम्स बजट के अंदर आई नहीं, क्योंकि इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होती है। तो इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के लिए एक प्लस पॉइंट है अगर इंडिया को ओलंपिक की होस्टिंग राइट मिलती है। जैसे कि विमल ने बोला, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि आप देखिए आप किसके साथ हैं। आप सऊदी अरब ने बोला है कि हम होस्ट करना चाहते हैं, कतर ने ऑलरेडी बिड सबमिट कर दिया है। विमल और हम पेरिस ओलंपिक्स में साथ थे और उसमें कतर ने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, तो चैलेंजेस काफी हैं। लेकिन एक कंट्री की प्रेस्टीज होती है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद, जब आईओसी सेशन लास्ट टाइम हुआ था मुंबई में अक्टूबर में, तब ये डिक्लेयर कर दिया था इंटरेस्ट इंडिया का। तो आई थिंक इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो है वो चाहती है कि इंडिया अच्छा करे। और जो शगुन बात करी थी, मैं एक और चीज इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ कहूंगा कि अल्टीमेटली गेम्स आर नोन फॉर द परफॉर्मेंस। जब इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए 2010 में, तो एज विमल सेड इश्यूज थे, लेकिन उसका डायरेक्ट फायदा आपने देखा 2012 लंदन ओलंपिक्स में, जहां शगुन हरसेल्फ कम्पीट कर रही थी, जो डायरेक्ट कोरिलेशन था, क्योंकि जो फंडिंग हुई थी ट्रेनिंग के लिए
वो हमने देखा 6 मेडल्स, उसके पहले बीजिंग में 3 मेडल्स आए। जी, आप दिग्विजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भारत की दावेदारी का सबसे मजबूत पक्ष क्या है? मेरे हिसाब से डाइवर्सिटी, और जो हम बात सुन रहे थे, आप डायरेक्ट देखिए 2 कंट्रीज जिनके साथ ये मुकाबला होगा, सऊदी अरेबिया और कतर। मेरे हिसाब से इंडिया विल बी अप अगेंस्ट दीज 2 कंट्रीज। इंडिया ने जिस तरह से G20 किया और सिर्फ एक सिटी में उसको नहीं रखा, आपने उसको मल्टी सिटीज में लेके गए, और कई सारे लोग जो हमें मिले, इनफैक्ट विमल और हम साथ में जब पेरिस में भी थे, तो बहुत सारे ब्रिटिश जर्नलिस्ट भी हमको ये कह रहे थे कि अगर इंडिया ये करेगी, क्योंकि पेरिस में अगर आप देखें तो सिर्फ एक वेन्यू में नहीं था, शूटिंग जो शगुन का स्पोर्ट है वो शात्रू में था, जो पेरिस से लगभग 300 किलोमीटर दूर था। सर्फिंग एक डिफरेंट जगह थी, टाहिटी। फुटबॉल मार्से में था, नीस में था। आई थिंक इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया की पॉपुलेशन और एक जो स्पिरिट है इंडिया में ऑफ ट्राइंग टू शो द वर्ल्ड। आई ट्राई टू गिव एन एग्जांपल, जैसे बीजिंग में हम थे, विमल और हम बीजिंग में भी थे, तो वो चाइना का सॉर्ट ऑफ कमिंग आउट पार्टी था। आई थिंक इंडिया की जो आज पोजीशन है वर्ल्ड में, एन एस्पायरिंग ग्लोबल सुपर पावर, आई थिंक ये सूट करता है। और अगर हम अगले ओलंपिक तक मेडल्स भी ज्यादा ले आए, दैट विल रियली हेल्प इंडिया। शगुन, आप क्या सोचती हैं? इस देश में खेलों को लेकर पहले एक नेगेटिव परसेप्शन ज़्यादा था, लोग उस तरफ ज़्यादा देखते नहीं थे, लेकिन अब खेलों पर फोकस बढ़ रहा है, खेलों को तरजीह दी जा रही है, खिलाड़ियों को तरजीह दी जा रही है, और ये ऑलराउंड हो रहा है, केवल एक खेल विशेष के लिए नहीं हो रहा। जी, मैं सोचती हूँ कि बेसिकली अर्लियर खेलों पे जैसे शूटिंग ही आप देख लें, इतना वो नहीं था, फोकस नहीं था, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जितना ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जितनी एक्सेसिबिलिटी और फैसिलिटीज़ खिलाड़ियों को देंगे, जितने अच्छे कोचेज़ लाएंगे, जितने अच्छी टेक्नोलॉजी लाएंगे उनको ट्रेन करने के लिए, उससे ही खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। अब जैसे इंडिया ने बिड किया है ओलंपिक्स के लिए, इससे क्या होएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इंडिया दूसरे देशों से उनकी नॉलेज स्पोर्ट्स की इंपोर्ट करेगी, तो इट्स अ डायरेक्ट कोरिलेशन, जो who's going to benefit Indian sports people will benefit, and यही हम देख रहे हैं। That is why we are seeing कि as per the games commence, our performance gets better because जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा इनपुट है इंफ्रास्ट्रक्चर सब में, वो बढ़ता जाता है, उसी से हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता जाता है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया विमल आपकी भी चाहूंगा, क्या भारत अब स्पोर्ट्स पावर हाउस बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है? यकीनन है, लेकिन आपको ग्राउंड पे काफी कुछ करने की जरूरत है। देखिए, शो ऑफ स्ट्रेंथ अब जो होता है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, वो मिलिट्री शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होता है, और अगर होता भी है तो बहुत पॉजिटिव नहीं होता है। स्पोर्ट्स ही एक ऐसा एरेना है जिसके थ्रू शो ऑफ स्ट्रेंथ आपका पॉजिटिव होता है। और अगर हम मेडल जीतते हैं, जैसे कि दिग्विजय बता रहे थे, 2000 में, 96 में, 1996 में हमने एक मेडल जीता, 2003 में, 2008 में हमने सिर्फ 3 मेडल जीते, 2012 में हमने बिल्कुल विमल, बातचीत, ये मुद्दा इतना खुशी वाला है, इस पर बातचीत जितनी लंबी की जाए कम है, लेकिन अभी मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना होगा। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की। संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में मुलाकात काबुल में हुई। इस दौरान अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और विकास परियोजनाओं के मुद्दे को लेकर बातचीत हुई। वहीं अफगान यात्रा के दौरान जेपी सिंह ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति करजई से भी मुलाकात की। बता दें कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पहली बार आधिकारिक रूप से भारत की तालिबान के मंत्रियों से बातचीत हुई है। भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने काबुल पहुंचकर तालिबानी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जेपी सिंह ने किया, जो कि विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान मामलों के संयुक्त सचिव हैं। जेपी सिंह ने तालिबान के विदेश मंत्री अहमद मुतक्की, रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब समेत कई तालिबानी नेताओं के साथ मिलकर बातचीत की है। जो बातचीत का मुख्य मुद्दा है वो अफगानिस्तान को भारत से मिल रही मानवीय मदद की रही, साथ ही साथ अफगानिस्तान के विकास के लिए भारत की जो सहायता है
उस मुद्दे पर भी बात हुई और ईरान के चाबहार बंदरगाह के मुद्दे पर भी बात हुई। अफगानिस्तान तक सहायता पहुंचाने के लिहाज से चाबहार बंदरगाह की अपनी अहमियत है। जेपी सिंह ने रोज़ा ओटुनबायोवा से भी मुलाकात की, जो कि अफगानिस्तान में यूएन की विशेष प्रतिनिधि हैं और मानवीय सहायता में उनकी एक अहम भूमिका रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से भारत जो है वो अब तक अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं जो है वो भेज चुका है मानवीय सहायता के तौर पर। इसके साथ साथ 40,000 लीटर जो। और अब आस्था के महापर्व छठ की बात करते हैं। आज छठ महापर्व के मौके पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप झारखंड से इस समय देख पा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समय छठ घाट पर मौजूद हैं और पूरे विधि विधान के साथ छठ पूजा वो इस समय कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि छठ घाटों पर लगातार पूरे देश में आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। 4 दिन का ये महापर्व होता है। नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है। खरना इसका दूसरा दिन है और आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल उगते सूर्य को अर्घ के साथ ही छठ पर्व का समापन होगा। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मनोज तिवारी बीजेपी सांसद आप देख सकते हैं वहाँ पर मौजूद हैं। ये आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है और इस आर्टिफिशियल घाट में छठ के मौके पर आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। आज इस महापर्व का तीसरा दिन है जब डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आपको बता दें कि घाटों को लेकर यमुना में छठ घाटों को लेकर काफ़ी सियासत भी पिछले दिनों देखने को मिली थी, जब हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि आप यमुना में छठ घाटों पर जाकर पूजा नहीं कर सकते क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। तो ऐसे में पूरी दिल्ली के अंदर 1000 से ज़्यादा आर्टिफिशियल घाटों का निर्माण करवाया गया है और आस्था का यह महापर्व देश के अलग अलग हिस्सों में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हेलो मोटो। तो आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है और आज आपको बता दें कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ तमाम श्रद्धालु छठ घाटों पर पहुंचे हैं डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। और बांसुरी स्वराज को आप इस समय देख सकते हैं, नई दिल्ली से बीजेपी की सांसद हैं और वो भी पूरे आस्था के साथ पहुंची हैं छठ घाट पर। हालांकि आर्टिफिशियल छठ घाट है जहां पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना नदी बहती ज़रूर है लेकिन काफ़ी प्रदूषित है, जिसकी वजह से वहां कोर्ट से इजाज़त नहीं मिल पाई है डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की, क्योंकि कोर्ट का कहना ये था कि अगर लोग उस प्रदूषित जल में उतरेंगे डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, छठ पूजा को संपन्न करने के लिए, तो उनके लिए ठीक नहीं होगा शारीरिक तौर पर। तो ऐसे में कई जगहों पर दिल्ली में आर्टिफिशियल छठ घाट बनाए गए हैं। मनोज तिवारी को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ भी एक आर्टिफिशियल छठ घाट बनाया गया है जहाँ पूरे आस्था श्रद्धा के साथ डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। आपको बताएं कि देश के तमाम ऐसे हिस्से जहाँ पूर्वांचल के लोग रहते हैं वहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ आस्था का यह महापर्व मनाया जाता है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह धूमधाम से इस पर्व को पूरी आस्था श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और नदी के किनारे घाटों पर तमाम लोग पहुंचते हैं पूजा का इस डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और उसके साथ ही ये महापर्व समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें 4 दिन का ये महापर्व होता है जिसकी शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है, फिर खरना और उसके बाद डूबते सूर्य को अर्घ्य और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठी मैया की पूजा के ज़रिए और आपको बताएं कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य के ज़रिए, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के ज़रिए जो तमाम श्रद्धालु हैं वो मनोकामना करते हैं सुख की, समृद्धि की, शांति की, स्वास्थ्य की, आरोग्य की, और इसके ज़रिए वो पूरे विश्व शांति की भी कामना करते हैं। एक प्रकार से प्रकृति पूजा का ये पर्व है जिसमें हम सूर्य की आराधना से जुड़ा है पर्व है और ये इकलौता ऐसा पर्व है पूरे देश दुनिया के अंदर जहाँ पर उगते हुए सूर्य को ही नहीं बल्कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। ये बताता है कि प्रकृति से कितना जुड़ाव हमारी भारतीय संस्कृति में है और प्रकृति को किस कदर हम उच्च स्थान देते हैं, किस कदर हम
उच्च स्थान पर उसको रखते हैं। अपने सर माथे पर प्रकृति से जुड़े प्रतीकों को हम लगाते हैं। उस समय आप बांसुरी स्वराज की तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, जो पहुँची हैं छठ घाट पर छठ पूजा में शरीक होने के लिए। और यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, लंबा सिंदूर का टीका उन्होंने लगा रखा है और पूरी आस्था श्रद्धा के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है।